ओके सो हमने प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज में लास्टली देखा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखा था। आज देखते हैं हम नेक्स्ट, व्हाई शुड वी प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। मतलब कि क्यों हमें प्रिजर्व करना चाहिए या कंजर्व करना चाहिए। भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए। और दूसरा भी पूछा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। तो क्यों करना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए, वो क्वेश्चन है। अब देखना, क्वेश्चन अच्छे से समझना क्या है, कौन सा पूछा है। फिर तुम मतलब कुछ पूछा कुछ और है, लिख के कुछ आओ, ऐसा ना हो। ओके, अब तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि प्रिजर्व फिजिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने देखा एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या हुआ। ओके, देन थर्ड हमने देखा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, इतना हमने देखा। और ये फोर्थ देख रहे हैं कि भाई क्यों प्रिजर्व। ये तो पहला ही क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर का, फर्स्ट क्वेश्चन, कि भाई क्यों प्रिजर्व क्यों करना चाहिए, कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस है। या फिर दूसरी तरह से पूछा हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज। यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर हेरिटेज की बात नहीं कही गई, सारे हेरिटेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछा। ओके, हाउ वी हाँ, या वैसे क्वेश्चन में मतलब हम लिख सकते हैं, है आगे क्वेश्चन भी, बट उसमें ऐसा आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा क्या रोल है। वैसे क्वेश्चंस है पीछे। हाँ, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इसमें कहाँ, मतलब तुम बुक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें तो बुक में तो देखना पड़ेगा। हाँ है, हाउ डू पीपल स्पॉइल आवर हेरिटेज है, छोटा क्वेश्चन। चलो, सो आज का अभी का क्वेश्चन क्या है कि हमें क्यों कोई भी हेरिटेज हो क्यों प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है उसका। चलो, सो आवर हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ आवर नेशन। तो कॉमन सेंटेंस है क्या कि हेरिटेज आइडेंटिटी है नेशन की। इंडिया हैज़ अ रिच फिजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, ये भी कॉमन सेंटेंस कि इंडिया का रिच फिजिकल और कल्चरल हेरिटेज है। इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजन्स टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये एक ड्यूटी है किसकी, गवर्नमेंट की भी और इंडिविजुअल की, कि ये जो रिच और वेराइड हेरिटेज है उसको प्रिजर्व और कंजर्व किया जाए। ओके, तो तीन एकदम नॉर्मल पॉइंट का एक इंट्रोडक्शन पैरा है आंसर का। क्या कि इंडिया मतलब कोई भी हेरिटेज होगा वो पर्टिकुलर नेशन की आइडेंटिटी है। ओके, जिसे हम बोलते हैं कि पहचान है, ये इसकी ये इनका कल्चर पहचान है, लाइक दैट, ये नेशन की पहचान है ऐसा। सो वही पहला पॉइंट कि हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। देन इंडिया इज अ रिच एंड वेरीड फिजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द एवरी इंडिविजुअल टू प्रिजर्व एंड कंजर्व दिस हेरिटेज। ओके, तीन पॉइंट का एक इंट्रोडक्शन पैरा। नेक्स्ट, मतलब पहले हमने बोला कि ये एक आइडेंटिटी है, फिर हमने बोला कि बहुत ही रिच हेरिटेज है हमारा, और फिर बोला कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की और सबकी कि हम उसको कंजर्व और प्रिजर्व रखें। यस, चलो, सो नेक्स्ट, अ कंट्री दैट इग्नोर्स इट्स हेरिटेज हैज नो फ्यूचर एज इट डज नॉट हैव हेरिटेज टू सर्व एज इट्स गाइड। देखो, कल ही मैंने ये बात बताई थी कि एक गाइडेंस प्रोवाइड होता है, और हम जो कुछ काम करें तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, मोटिवेट करेगा और गाइडेंस भी देगा। जैसे कि हमने बिल्डिंग्स की और उसकी बात की थी, और फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि वो हमारे दादाजी परदादा ने ऐसा काम किया है, हम तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, ये बताया था ना। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर हम अ कंट्री, मतलब हम और से कंट्री अगर हेरिटेज को ही इग्नोर कर रही है
तो फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको गाइड करने वाला नई जनरेशन को, फ्यूचर नहीं होगा मतलब फ्यूचर जनरेशन को गाइड करने वाला कोई गाइडेंस ही नहीं है कि कैसे कैसे पास्ट में कैसे कैसे काम हुए हैं, क्योंकि जो हुए हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, हेरिटेज है ही नहीं। डन। सो अ कंट्री दैट इग्नोर्स इट्स हेरिटेज हैज नो फ्यूचर as it does not have heritage to serve as its guide. Next point, the errors committed in the past can be corrected in the present by conserving the heritage. Thereby the country can properly plan for the future. तो बोल रहे हैं कि कोई भी एरर भी हो गई हो, एरर मतलब वही जो हमने डैमेज कर दिया हो ऑलरेडी, तो भाई उसको प्रेजेंट में वो एरर को क्या करें, हम करेक्ट कर लें, वो एरर को हम करेक्ट कर ले, सो दैट जितना बिगड़ गया उतना तो बिगड़ गया, लेकिन आगे ना बिगड़े और हमारा फ्यूचर, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको प्रिजर्व कर पाए। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट है कि द एरर्स कमिटेड इन द पास्ट कैन बी करेक्टेड इन द प्रेजेंट बाय कंजर्विंग द हेरिटेज। मतलब अगर पास्ट में जो गलतियां हुई है उसको करेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट में कंजर्व हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट में अगर कंजर्व करेंगे तो पास्ट की गलती क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, एंड देयर बाय द कंट्री कैन प्रॉपरली प्लान फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद अगर सही सही कर दिया तो कंट्री फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लान कर सकती है। डन? ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा एसएसटी पहले हमारा मैथ्स कंप्लीट हुआ, फिर साइंस, फिर इंग्लिश और फिर एसएसटी, तो तुम वो सारे सब्जेक्ट्स कर तो रहे हो ना, साइंस और मैथ्स, ऐसा ना हो कि फिर ना हो। ये तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, लेकिन स्कूल में भी एग्जाम होती रहती है एंड ऑल, तो वो सब चल रहे हैं ना सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, ओके, वो करते रहे। हाँ, सो हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड एंड हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट। तो हेरिटेज वही कि वो क्या करेगा, एक गाइड की तरह होगा, और गाइड होगा तो क्या कि डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा हमें कि आगे कैसे बढ़ना है। एक्ट्स एज अ गाइड एंड हेल्प अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट, मतलब हमें कौन सी डायरेक्शन में कैसा डेवलपमेंट करना है उसके लिए वो गाइड प्रोवाइड करेगा। डन? ओके, सिंपल पॉइंट्स है। एंड हेरिटेज सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस, तो हमें हेल्प भी करता है, और दूसरा क्या कि मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस, मतलब नई आइडियोलॉजी, कॉन्शियसनेस कंसेप्ट, ओके, तो नई आइडियोलॉजी, नए कंसेप्ट का ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन होगा मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते हम, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना, वैसे ट्रांसमिशन जैसे कि सिग्नल ट्रांसमिशन ऐसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, तो मतलब क्या एक जगह से दूसरी जगह वो जाना। तो हम यहाँ प्रेजेंट में एक जगह से दूसरी जगह बात नहीं कर रहे, लेकिन पास्ट की जो अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है वो अगर अभी भी रहेगी तो वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में, पास्ट से प्रेजेंट में क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। तो इसलिए बोला है कि इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस, मतलब नई नई आइडियोलॉजी। ऐसा समझो कि पहले के टाइम पे किसी ने बहुत ही अच्छा कार्विंग कर ऐसा समझो कि कोई टेम्पल बनाया है। अब आज की डेट में नया टेम्पल बनाना है, सपोज हमने अभी राम टेम्पल अयोध्या में राम जी का टेम्पल बना, जय श्री राम, श्री राम जन्मभूमि, ओके। सो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंस एंड हमारे लिए चैलेंज क्या थी कि ऑलरेडी जो टेम्पल्स है इंडिया में जिसकी कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही खतरनाक वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन है, उसको बेंचमार्क ले और उससे आइडिया ले, वो उसके जैसा करने का ट्राई करें हम, तब जाके कुछ नया होगा ना। नहीं तो फिर सीधा सीधा ऐसे टेम्पल बना दिया कि भाई ऐसे ईंटें रख दी, पत्थर रख दिए और ऐसे टेम्पल बन गए। नहीं, अब तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहे हो तो वैसे करोगे तब जाके फ्यूचर के लिए वो गाइड प्रोवाइड करेगा। और पास्ट की इंफॉर्मेशन का तुमने यूज किया कि भाई अच्छा वो नागर शैली में ऐसे टेम्पल्स बने हैं, द्रविडियन कल्चर में ऐसे टेम्पल्स बने हुए हैं, साउथ में डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स है, तो उसकी पर्टिकुलर स्टाइल है, तो वही स्टाइल का अभी हम बनाएंगे। ओके, तो पहले की स्टाइल मतलब वो स्टाइल का, तो वो तो मतलब 600 साल, 1000 साल, 2000 साल पुराने टेम्पल्स है, तो वैसे टेम्पल्स आज बनाओगे तो उसकी आइडिया कैसे मिलेगी, पता कैसे चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास हाई क्लास आज की डेट में,
लेकिन उस टाइम की आइडियोलॉजी को यूज करना, मतलब वही कि इट सर्व्स द पर्पस और से मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यू कॉन्शियसनेस, मतलब नई आइडियोलॉजी और नई आइडियाज पास्ट से फ्यूचर और से पास्ट से प्रेजेंट में क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। डन। And next, heritage is the ideal before the nation and it is necessary to stop and say prevent its degradation. So heritage तो ideal है, okay, मतलब एक benchmark ही है। अगेन वही अलग अलग कंसेप्ट से वही चीज बताई गई है कि हेरिटेज क्या है, एक बेंचमार्क है, मतलब हमारा पास्ट इतना अच्छा था, ये एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब क्या, जैसे कि क्लास में किसी का फर्स्ट रैंक आए, ओके, तो फर्स्ट रैंक आए तो उसके परसेंटेज आए से 95%, तो 95% आए तो ये क्या हो गए, बेंचमार्क हो गए। अभी अगर क्लास टीचर बोले कि भाई देखो इसके 95 आए और अभी तुम्हें भी ऐसे परसेंटेज लाने हैं, तो कैसे बोलेंगे, वो फर्स्ट स्टूडेंट का कंपेयर करके बोलेंगे, ओके, कि तुम्हें भी इसके, जैसे कि भाई बहन है घर में, ओके, तो पर्टिकुलर भाई ने परसेंटेज लाए होंगे तो या बहन ने परसेंटेज लाए होंगे, तो जो नेक्स्ट आया, सपोज पहले जो 10th में बोर्ड में पास हो गया और जो मार्क्स लाए, तो अब उसके साथ कंपैरिजन होगी जब सेकंड वाला चाइल्ड फिर से आएगा, तो एक ही घर में हो या फिर किसी रिलेटिव्स के भी हो, देखो वो चाचा की लड़की, चाची की बुआ की लड़की, इन लोग ये परसेंटेज लाए थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तुम भी मेहनत कर रहे हो, ऐसे कंपेयर करते हैं ना पेरेंट्स, ओके। तो वही चीज बोल रहे हैं कि पहले का जो है उससे अब हेरिटेज हमारा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि वो हमारे लिए बेंचमार्क है, वो आइडियल है, ओके, और इसीलिए हमें उसका डिग्रेडेशन को स्टॉप करना चाहिए, डिग्रेड नहीं होना चाहिए। देन एंड लास्ट पॉइंट है, आवर रिच हेरिटेज मेक्स आवर कंट्री यूनिक इन द वर्ल्ड। हमारा बहुत ही रिच हेरिटेज है और ये हेरिटेज की वजह से इंडिया को एक यूनिक नेशन बनाता है, हमारा हेरिटेज, ओके, यूनिक कंट्री बनाता है। टू मेंटेन दैट पोजीशन इट इज नेसेसरी टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज। तो ये जो पोजीशन है कि भाई इंडिया की एक यूनिक डेजिग्नेशन है, एक यूनिक डेजिग्नेशन है, एक यूनिक पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, कि भाई इंडिया का कल्चर तो मतलब लोग कहाँ कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप पूरा, और से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आते हैं इंडिया, कई लोग आते हैं, कई मतलब सैकड़ों हजारों लोग आते हैं यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। जनरली फिर जाते हैं अलग अलग जगह पे, चार धाम, और से हरिद्वार जाते हैं, और से वाराणसी, काशी घाट जाते हैं, गंगा के रूट में जो भी काशी है, मेन तो काशी बहुत जाते हैं, फॉरेनर आएंगे ना तो काशी जाएंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे, चार धाम जाएंगे, अलग अलग जगह पर घूमते हैं, सो दैट यहाँ का कल्चर पता चले कि क्या क्या। और फिर जयपुर भी, मतलब राजस्थान भी बहुत घूमने जाते हैं फॉरेनर्स, ओके, मतलब सब जगह, साउथ इंडिया भी घूमने जाते हैं, वहाँ के टेम्पल्स एंड ऑल। हम कहीं पर भी जाए घूमने तो फॉरेनर्स दिख ही जाएंगे, ओके, वो पर्टिकुलरली घूमने के लिए, हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट है लेकिन ऐसा रिच हेरिटेज नहीं है कि वहाँ पे तुम्हें दिख जाए कि भाई 1000 साल पुराना टेम्पल, सब कुछ लेटेस्ट वाला, ओके, कि भाई 50 साल में बना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, ऐसे बहुत पुराना हो तो फिर वो रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं तोड़ कर, ओके, वो आइडियोलॉजी हम नहीं करते, तोड़ दिया और फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया, नहीं, वैसे नहीं, बना हो ही ऐसे कि तोड़ने का मन ही ना हो, अंडरस्टूड। तो वही है, जैसे कि अभी श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, तो जो रामलला की, राघव की जो प्रतिमा है, ओके, विग्रह जिसे हम बोलेंगे, स्टैचू, तो वो पर्टिकुलर स्टोन ऐसे पर्टिकुलर जगह से लाया गया, राजस्थान एंड साउथ इंडिया से मिलके ये स्टोन लाए गए, उसमें से बनाए गए 1000, ये तो मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, ओके, कि 1000 ईयर तक उनको कुछ, मतलब विग्रह को कुछ होगा ही नहीं, ओके, कितना भी हम अभिषेक करें पानी से, दूध से, तो वो एसिडिटी, मतलब एसिडिक और बेसिक साइंस हम पढ़ चुके हैं ना, तो उससे फर्क आएगा। जैसे हमने अभी
देखा और देखेंगे भी, थोड़ा भी देखा और फिर से देखेंगे कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि हमने ताजमहल की बात की थी कि ताजमहल के आगे आसपास इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया है कि उसके जो एग्जॉस्ट गैस है वो है, तो फिर वो वहाँ पे एसिड रेन ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा येलोइश हो गया है वो मार्बल ताजमहल का। तो वैसे ही यहाँ पर उनको कुछ नहीं होगा, 1000 साल तक कुछ नहीं होगा, सोचो। तो वैसा अगर हम पर्सपेक्टिव रखेंगे, ये तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट एज वेल एज वहाँ के जो टेम्पल ट्रस्ट है उनकी ये आइडियोलॉजी, ये दूर तक सोचने वाली आइडियोलॉजी है। उसके नीचे मैंने बहुत टाइम पहले बताया था, तुम्हें पता हो तो, कि ये जो श्री राम जन्मभूमि टेम्पल है, जब उस बनाना स्टार्ट हुआ और जब खुदाई शुरू हुई थी 2019 में, तो नीचे एक बहुत बड़ा, मतलब ये पूरा हमारा घर जो है उतनी बड़ी शिला नीचे रखी गई थी। शिला मतलब पत्थर रखा गया था, ओके। और इतनी बड़ी, सोचो, और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्क्रिप्चर्स अंदर रखे गए थे, ओके। और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल के सब पूरा टेम्पल ऊपर बनाया गया। क्यों? क्योंकि आज से ऐसा समझो 5000 साल हो गए, 5000 साल। तो 5000 साल के बाद भी, जैसे कि आज हम कहीं पे एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें पुरानी पुरानी जो टेम्पल्स में पुराने पुराने टेम्पल्स के जो पीसीज होते हैं या रिमेन्स होते हैं वो मिलते हैं, ओके। तो हमने जानबूझकर ये शिला रखी कि आज से 5000 10,000 कितने हजारों साल के बाद भी अगर बाई चांस कुछ हुआ तो एटलीस्ट लोगों को पता चले कि ये क्या था, कैसे ये बनाया गया, ये बनाने के लिए कितना स्ट्रगल हुआ, उसकी हिस्ट्री हमारी पूरी, ये जो हुआ वो सब कुछ वहाँ पर लिख कर उसके अंदर रखा गया था। दैट इज द थिंग। सो यही हमारा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? वेरी इजी क्वेश्चन कि हम इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कल्चर का, तो हमने 1 by 1 पॉइंट डिस्कस किया। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट देखते हैं।